हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में मैं आप लोगों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट और इकोनॉमिक सर्वे और बिहार सरकार की बजट को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज इकोनॉमिक सर्वे की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। 70वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे इस बार पेश किया गया है बिहार विधानमंडल में सदन के पटल पर, वह वित्तीय वर्ष 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे है। इस बार 18वां इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। 12 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार का 18वां इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 2006-07 में पेश किया गया था। ठीक है, उस समय वित्त मंत्री थे सुशील मोदी। वर्तमान समय में वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिनके द्वारा 12 फरवरी 2024 ईस्वी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। अगर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे देखा जाए बिहार का, तो इसमें टोटल 14 अध्याय हैं। इन 14 अध्याय में से लगभग 5 से 6 चैप्टर, 5 चैप्टर ऐसे हैं जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। और हमने जब ये नोट्स प्रिपेयर किया है, तो नोट्स प्रिपेयर करते समय उन फैक्चुअल और स्टेटमेंट वाइज जैसा भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है जिस चैप्टर से, उन सभी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि अगर स्टेटमेंट में भी सवाल बने तो आप लोग वहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो तीनों क्षेत्रक होते हैं, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में, चाहे वह प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र, उनका योगदान कितना है और जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में देखें, तो बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर यह लिस्ट है जीडीपी में हिस्सा और यह है विकास दर। अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र देखें, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि गतिविधियां आती है। तो बिहार के अगर अर्थव्यवस्था में हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखें, तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 20%, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 20% और तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान है 60%। तो बहुत इक्वल, बहुत आसान यहाँ पे फिगर है। प्राथमिक क्षेत्र 20% जीडीपी में हिस्सा है, द्वितीयक क्षेत्र 20% और तृतीयक क्षेत्र 60%। ठीक है, तो 20%, 20% और 60%। अगर विकास दर हम लोग देखें, तो प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर 6.7%, द्वितीयक क्षेत्र का 6.8% और तृतीयक क्षेत्र का 13% है। ठीक है, तो आप लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। तीनों क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 20%, 20% और 60%, विकास दर 6.7%, 6.8% और 13% है। अब पर कैपिटा इनकम देखते हैं। पर कैपिटा इनकम में अगर मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय देखा जाए, तो विगत वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि हुई है और बढ़कर कितना हो गया है 59,637 रुपया, 59,637। ठीक है, यह है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय देखा जाए, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 9% की बढ़ोतरी हुई है और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 35,119 रुपया है। ठीक है, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 13.9% वृद्धि हुआ और बढ़कर हो गया है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान समय में 59,637 और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़कर हो गया है 35,119। ठीक है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, अगर वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी देखा जाए, तो 15.5% जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। अगर वास्तविक जीडीपी देखा जाए, तो वास्तविक जीडीपी 10.6% उसमें वृद्धि हुई और 4.4 लाख करोड़ होने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया होने की संभावना है। वास्तविक जीएसडीपी 10.5%, लगभग 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपया होने की संभावना है। इकोनॉमिक सर्वे की समीक्षा से स्पष्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति या आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्र के संकुचन या विस्तार से निर्धारित होती है। विगत 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र अन्य 2 क्षेत्रों से अधिक स्थिर रही है। यहाँ से सवाल प्रीलिम्स में आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। देखिए, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था उस राज्य के जो तृतीयक क्षेत्र है, सेवा संबंधी जो क्षेत्र है, उसकी वृद्धि पर निर्भर करेगी। अगर सेवा क्षेत्र का योगदान किसी
किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगा तो उस राज्य की जो इकोनॉमी है ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगी, और अगर एक तृतीय क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान कम होगा तो वहां की इकोनॉमी काफी स्लो ग्रो करेगी। ठीक है, वही यहां पे कहा गया है कि किसी भी राज्य की स्थिति आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्र के संकुचन या विस्तार से निर्धारित होती है। अगर सेवा क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ेगा तो जीडीपी वहां की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और स्लो अगर सेवा क्षेत्र में गिरावट देखने को मिलेगी या हिस्सा उसका कम होगा इकोनॉमी में तो उसकी वृद्धि दर भी कम होगी, राज्य की इकोनॉमी थोड़ा स्लो ग्रो करेगी। ठीक है, विगत 5 वर्षों में अगर देखें तो सेवा क्षेत्र अन्य 2 क्षेत्रों से अधिक स्थिर रही है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लगभग स्थिरता देखने को मिली है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र है उसमें अस्थिरता देखने को मिली है, चाहे वह ग्रोथ रेट के संदर्भ में हो या फिर जीडीपी में हिस्सेदारी के संदर्भ में हो। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। बिहार एवं भारत दोनों स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सर्वाधिक एवं सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा है। काफी महत्वपूर्ण है, क्यों? जैसे देखिए, कहने का तात्पर्य है कि चाहे वह बिहार की इकोनॉमी को हम लोग उदाहरण के रूप में देखें या इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को हम लोग एग्जाम्पल में देखें। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रोजगार है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा रोजगार यहां पर देखने को मिलेगा प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन ग्रोथ रेट सबसे कम जो रहेगी वो भी प्राथमिक क्षेत्र की रहेगी, और तृतीयक क्षेत्र के संदर्भ में उल्टा है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार सबसे ज्यादा देगा और ग्रोथ रेट सबसे कम रहेगा, और तृतीयक क्षेत्र का देखेंगे तो रोजगार कम, सबसे कम रोजगार देगा तृतीयक क्षेत्र, और ग्रोथ रेट उसकी सबसे अधिक, जीडीपी में हिस्सेदारी उसकी सबसे अधिक होगी, ग्रोथ रेट नहीं जीडीपी। ठीक है, तो आप लोग इसे समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो है यह रोजगार सबसे अधिक देता है, चाहे वह इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में या बिहार की इकोनॉमी के संदर्भ में। ठीक है, रोजगार अधिक देगा लेकिन जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी कम होगी, और तृतीयक क्षेत्र में इसका उल्टा देखने को मिलेगा, रोजगार जो होगा वह कम देगा लेकिन इसकी जीडीपी में हिस्सेदारी जो है वह अधिक देखने को मिलेगी। और हमने फर्स्ट पेज पे जो आपको डेटा दिया उस डेटा से आप इसे मैच करके देख सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसे समझना चाहें तो 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे में डेटा डिस्कस किया गया है। जैसे 2021-22 अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र अगर जीडीपी में हिस्सा देखें तो 20.7% रहा है जीडीपी में हिस्सा, यानी कि तीनों क्षेत्र में सबसे कम। और इसका कुल कार्य शक्ति का हिस्सा अगर देखेंगे तो लगभग 48%, यानी कि आधा से थोड़ा सा कम यहां पे रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन हिस्सेदारी लगभग 1/5 हिस्सा है, 100 का 1/5 होगा। ठीक है, और अगर तृतीयक क्षेत्र का देखें तो तृतीयक क्षेत्र का जो है वह जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग 58%, लगभग 58.5 मानिए, और रोजगार में हिस्सा 26.3% है। दोनों अभी जो हमने बताया उसे समझिए। हमने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह जीडीपी में हिस्सेदारी कम देखने को मिलेगी, रोजगार अधिक देगा। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र जो है वह हमने बताया था कि जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी अधिक देखने को मिलेगी और रोजगार में हिस्सा इसका कम होगा। हो गया ना, रोजगार में हिस्सा अधिक प्राथमिक क्षेत्र का और इसका जीडीपी में हिस्सेदारी कम प्राथमिक क्षेत्र का, इसका ठीक अपोजिट तृतीयक क्षेत्र का। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है, इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। मुद्रास्फीति दर, तो मुद्रास्फीति दर इकोनॉमिक सर्वे में 5.5% अंकलित की गई है। आपसे अभी पूछा जा सकता है ग्रामीण मुद्रास्फीति दर और शहरी मुद्रास्फीति दर। तो ग्रामीण क्षेत्र का मुद्रास्फीति दर 5.5% और शहरी मुद्रास्फीति दर 5.6%। ओवरऑल मुद्रास्फीति दर है 5.5%, ग्रामीण 5.5 और शहरी 5.6। इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्य सरकार का कुल व्यय विगत वर्ष से 20.1% बढ़कर 22-23 में 2.31 लाख करोड़ रुपया रहा, यानी कि जो विगत वर्ष में जो कुल व्यय हुआ है उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई और बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, अगर योजनागत व्यय हम लोग देखें तो कुल व्यय का 45.3% योजनागत व्यय है और स्थापना व्यय अगर देखा जाए तो 54.7% स्थापना व्यय है। कुल अगर 2022-23 में हम लोग राजस्व व्यय देखें तो कुल व्यय का लगभग 80%, 79% अगर देखें
रफ आइडिया आप लोग 79 to 80 याद रखें। पूंजीगत व्यय 20 से 21 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से 2022-23 में कुल व्यय विगत वर्ष की तुलना में 20% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गया है। कुल व्यय का 79.3% राजस्व व्यय और 20.7% पूंजीगत व्यय रहा है। कुल व्यय में अगर देखा जाए हिस्सेदारी तो सामाजिक क्षेत्र 48%, सामान्य सेवा 30.5%, आर्थिक सेवा 21.5%। ये महत्वपूर्ण है। एक बार बीपीएससी प्रीलिम्स में यह पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आपसे क्रम के रूप में, ठीक है, दे देगा कि क्रम कौन सा सही है। तो सबसे ज्यादा खर्च होता है राजस्व व्यय के अंतर्गत सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा में, ठीक है। तो पहले नंबर पे सामाजिक सेवा, दूसरे नंबर पे सामान्य सेवा और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवा। अगर परसेंट के रूप में पूछा जाए तो यहां हमने परसेंट लिख दिया है, और अगर रुपीज के रूप में पूछा जाए सामाजिक सेवा कुल खर्च का कुल राजस्व सेवा का 48% सामाजिक सेवा, 30.5% सामान्य सेवा और 21.5% आर्थिक सेवा। अगर रुपया में पूछा जाए तो सामाजिक सेवा में 88,348 करोड़ सामाजिक सेवा, 56,029 करोड़ सामान्य सेवा पर खर्च की जाएगी और 39,598 करोड़ आर्थिक सेवा पर खर्च की जाएगी, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये तीनों आप लोग क्रम के रूप में याद करें, इस तरह से वहां पर क्रम पूछा जा सकता है, सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा। वर्ष 2022-23 में सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 44,823 करोड़ सकल राजकोषीय घाटा रहा है। प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़, राजस्व घाटा 11,288 करोड़। राज्य द्वारा कुल उधार कितना लिया गया था? तो 48,284 करोड़ राज्य के द्वारा कुल उधार लिया गया। इस उधार में आंतरिक ऋण रहा है 79% और केंद्र सरकार से लिया गया ऋण है 21%, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 में कुल कितना उधार लिया गया है? 48,284 करोड़ रुपया, जिसमें से 79% आंतरिक ऋण है और 21% केंद्र सरकार से लिया गया ऋण है। फसल सघनता देखा जाए तो फसल सघनता सबसे ज्यादा फसल सघनता जहानाबाद में देखने को मिलती है। जहानाबाद में 1.93 फसल सघनता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है शिवहर 1.90 और तीसरे नंबर पे है सुपौल 1.82, ठीक है। तो फसल सघनता सबसे ज्यादा क्रम पूछा जाएगा तो जहानाबाद, शिवहर और सुपौल, ठीक है। अगर शुद्ध बुआई क्षेत्र देखा जाए बिहार की ज्योग्राफी का, बिहार के कुल भूभाग का, तो बिहार के कुल भूभाग का 54.2% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। अगर इसे हम लोग फिगर में देखें तो 50.70 लाख हेक्टेयर जो भूमि है शुद्ध बुआई क्षेत्र की भूमि है। कुल प्रति का 30.9% गया, पूर्णिया एवं अररिया के पास है। कुल प्रति जो भूमि है उसका 30.9%, लगभग एक तिहाई सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, गया, पूर्णिया और अररिया। इन 3 जिलों से मिलाकर कुल प्रति भूमि का एक तिहाई इन्हीं 3 जिलों के पास है। अब खाद्यान्न उत्पादन देखा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन में 4.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2020-21 में 179.5 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, जो 2022-23 में बढ़कर हो गया है 197.4 लाख टन, ठीक है। तो खाद्यान्न उत्पादन में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020-21 में 179.5 लाख टन, 2022-23 में 197.4 लाख टन। प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता, यहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चावल का देखेंगे। तो चावल का हमने टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट लिया है, चावल, गेहूं और विभिन्न फसलों का, ठीक है। और उत्पादन और उत्पादकता, इन तीनों में हम लोग 3-3 जिला को डिस्कस करेंगे। चावल सबसे पहला नंबर पे है, तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन नंबर 1 में रोहतास, नंबर 2 पे औरंगाबाद और नंबर 3 पे कैमूर है। यानी कि ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्पादन के दृष्टिकोण से। उत्पादकता भी देखा जाए तो नंबर 1 पे रोहतास है, ठीक है। तो उत्पादन और उत्पादकता, चावल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में रोहतास नंबर 1 पे है। उत्पादकता में दूसरे नंबर पे है लखीसराय, तीसरे नंबर पे है औरंगाबाद, ठीक है। तो अगर आपसे चावल का उत्पादन पूछा जाएगा कि चावल का शीर्ष उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं, उनका क्रम बताएं, तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखेंगे, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। उत्पादकता में रोहतास, लखीसराय और औरंगाबाद। न्यूनतम उत्पादकता मधुबनी में होता है, ठीक है।
कुल उत्पादन का 1/4 उत्पादन जो है वह इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट में होता है, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल उत्पादन का 25.2%, यानी कि कुल उत्पादन का 1/4 इन्हीं 3 जिलों का हिस्सा है, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। चावल की उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली है 2022-23 में 4024 केजी प्रति हेक्टेयर, यह उत्पादकता है बिहार की। ठीक है, तो चावल का हो गया टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट उत्पादन के दृष्टिकोण से, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट उत्पादकता के दृष्टिकोण से, और न्यूनतम उत्पादकता वाला जिला है मधुबनी। अब गेहूं उत्पादन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे दिया गया है @ISPC सेंटर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप लोग जरूर जुड़ जाएं। अब गेहूं में आते हैं। गेहूं, चावल में भी हमने उत्पादन में देखा नंबर 1 पे रोहतास, उत्पादकता में भी देखा हमने नंबर 1 पे रोहतास। गेहूं में देखें तो गेहूं में उत्पादन में देखा जाए टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1 पे रोहतास, दूसरे नंबर पे कैमूर और तीसरे नंबर पे है भोजपुर। यह उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादकता में पहले नंबर पे खगड़िया, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, तीसरे नंबर पे समस्तीपुर है। न्यूनतम उत्पादकता जमुई है। ठीक है, कुल उत्पादन का 1/5 लगभग 1/5 भाग 21% जो है, कुल उत्पादन का 21% यही 3 डिस्ट्रिक्ट में होता है, रोहतास, कैमूर और भोजपुर में। ठीक है, अगर 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक जिला हर किसी का आप लोग याद जरूर कर ले। ठीक है, ऐसे कोशिश करें कि 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखें। हो सकता है वहां पे पहला डिस्ट्रिक्ट ना देकर दूसरा वाला ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो उसे भी आप लोग याद रखें। तो गेहूं में उत्पादन में टॉप 3 रोहतास, कैमूर, भोजपुर, उत्पादकता में खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर। मक्का उत्पादन में पहले नंबर पे अररिया, दूसरे नंबर पे कटिहार, तीसरे नंबर पे पूर्णिया, और ये तीनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे मक्का में देखेंगे उत्पादन और उत्पादकता दोनों सेम है। उत्पादन में भी अररिया नंबर 1, उत्पादकता में भी अररिया नंबर 1। उत्पादन में कटिहार दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी कटिहार दूसरे नंबर पे, यहाँ पूर्णिया तीसरे नंबर पे, और यहाँ भी पूर्णिया तीसरा नंबर पे है। तो मक्का में तीनों अररिया, कटिहार और पूर्णिया उत्पादन उत्पादकता दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम है। आप एक बात और याद रखेंगे, कुल मक्का उत्पादन में 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अररिया का है। यानी कि कुल जितना मक्का उत्पादन होता है, कुल मक्का उत्पादन का 20% जो है सिर्फ और सिर्फ अररिया उत्पादन करता है। ठीक है, तो मक्का उत्पादन और उत्पादकता अररिया, कटिहार और पूर्णिया। दलहन में उत्पादन के दृष्टिकोण से पहले नंबर पे है पटना, उसके बाद औरंगाबाद, फिर है नालंदा। उत्पादकता में बेगूसराय, नालंदा और सिवान। ठीक है, तो मक्का उत्पादन टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट पटना, औरंगाबाद, नालंदा। उत्पादकता में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, नालंदा और सिवान। गन्ना उत्पादन में टॉप 3 उत्पादन के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पे है गोपालगंज। ठीक है, उत्पादकता में पहले नंबर पे बेगूसराय, दूसरे नंबर पे समस्तीपुर, तीसरे नंबर पे है खगड़िया। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक और बात यहाँ आप लोग याद रखें, कुल गन्ना उत्पादन का 65% यानी कि आधे से कहीं अधिक, कुल गन्ना उत्पादन का 65% सिर्फ और सिर्फ पश्चिम चंपारण में उत्पादन होता है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। उत्पादकता में बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया। गन्ना उत्पादन के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम भी चलाई जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए प्रमाणित ईख बीज की खरीद पर 210 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाएगी। और अगर कोई फार्मर जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी से संबंधित हैं तो उनको 240 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाएगी, या बीज की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना। अब आइए बिहार में उत्पादित मुख्य फल हम लोग देखते हैं किसका किसका बिहार में उत्पादन होता है। इसे हमने यहाँ पर क्रम में बता दिया। ठीक है, अगर उत्पादित मुख्य फल देखा जाए तो या संख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है, पहले सबसे ज्यादा केला का उत्पादन होता है, फिर आम का, फिर अमरूद का और फिर लीची का। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज्यादा भूभाग पर किस फल का उत्पादन होता है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले नंबर पे आम, दूसरे नंबर पे केला, तीसरे नंबर पे लीची। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्पादित मुख्य फल अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे केला, फिर आम, फिर अमरूद, फिर लीची। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आम, केला और लीची, यह पूरा क्रम के रूप में है।
केला उत्पादन हमने यहाँ पे बता दिया है, या टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी है। केला उत्पादन पहले नंबर पे मधुबनी, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो केला, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। अमरूद नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली। आम उत्पादन सबसे ज़्यादा दरभंगा में, फिर पूर्वी चंपारण में और फिर वैशाली में। ठीक है, तो ये है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले जिले। ठीक है, केला सबसे ज़्यादा मधुबनी में, अमरूद नालंदा में, लीची मुजफ्फरपुर में और आम दरभंगा में। अब आइए दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में 6.5%, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में 6.5% वार्षिक वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, 2022-23 में 125.03 लाख टन यह दुग्ध उत्पादन बिहार में दर्ज किया गया है। गाय से कुल दुग्ध उत्पादन का 63.7% जो दुग्ध उत्पादन हुआ है वह गाय से उत्पादन हुआ है। अब आइए सिंचित क्षेत्र। बिहार में अगर देखा जाए खेतों की सिंचाई के प्रमुख साधन, तो कुल सिंचित भूमि का लगभग 63% जो नलकूप से सिंचाई की जाती है, 31% नहर से, 2.2% तालाब से। ठीक है, तो मुख्य स्रोत अगर सिंचाई का देखा जाए बिहार में, तो पहले नंबर पे नलकूप है, दूसरे नंबर पे नहर है, तीसरे नंबर पे तालाब है। नलकूप से कुल सिंचित क्षेत्र का 63% नलकूप से सिंचाई किया गया है, 31% नहर से और 2.2% तालाब से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में पहले नंबर पे रोहतास, दूसरे नंबर पे औरंगाबाद है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला शिवहर है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला रोहतास और औरंगाबाद, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला शिवहर। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास में होती है नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार के द्वारा बियाडा की गठन की गई है और वर्तमान समय में बिहार के 9 जिलों में बियाडा की इकाई कार्य कर रही है। तो यह एक प्रमुख अभिकरण है बियाडा। इसका गठन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई थी। ठीक है, और 2022 ईस्वी में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति नए तरीके से लाया गया है। अब आइए बिहार आईटी पॉलिसी 2024, इसका जिक्र किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो बिहार आईटी पॉलिसी 2024 में देखा जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बिहार को एक आईटी हब स्टेट के रूप में डेवलप किया जाए। पूंजी निवेश पर इस पॉलिसी के तहत पूंजी निवेश पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। लीज रेंट पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। बिजली बिल पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी और रोजगार सृजन पर 100% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार आईटी पॉलिसी 2024। बिहार आईटी पॉलिसी 2024, इसके अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पूंजी निवेश पर 30% की सब्सिडी, लीज रेंट पर, रेंट यानी कि कोई स्थापित करते हैं तो 50% की सब्सिडी, बिजली बिल पर 25% और रोजगार सृजन पर 100% की सब्सिडी। नई पर्यटन नीति 2023 से 28 के लिए घोषणा की गई है। तो अवधि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अवधि क्या है नई पर्यटन नीति का 2023 से 28 से। चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए आया है और इसके पूर्व में 2008 ईस्वी से बिहार में कृषि रोड मैप को पेश किया जा रहा है और 23 से 28 के लिए यह चौथा कृषि रोड मैप है। बिहार में कुल जनसंख्या का 50.9% यानी कि लगभग 51% हिस्सा श्रम शक्ति में संलग्न है। यानी कि कुल आबादी का 51% जो आबादी है बिहार में श्रम शक्ति में संलग्न है। औसत राष्ट्रीय स्तर का देखेंगे तो उससे लगभग 10.5 से 11% अधिक। ठीक है, यानी कि बिहार में जितना कुल आबादी है उसका 51% आबादी श्रम शक्ति से संलग्न है, जो राष्ट्रीय औसत से 10.7% अधिक है। शहरी बिहार में अगर देखा जाए तो शहरी बिहार में 44.8% आबादी श्रम शक्ति से संलग्न है। ग्रामीण बिहार में 51.5%, 51.5% आबादी श्रम शक्ति से संलग्न है। अगर यहाँ पर हम लोग महिला का आंकड़ा देखें तो बिहार में
24.8% महिलाएं श्रम शक्ति से जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 44.3%। शहरी महिलाएं देखा जाए तो बिहार में 13.8% और राष्ट्रीय औसत इसका है 28.3%। अब देखिए, यहाँ सिर्फ आपका उद्देश्य डेटा याद करना नहीं है, यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज सवाल अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट, बिहार में ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय औसत की तुलना में श्रम शक्ति में ज्यादा संलग्न हैं, ऐसा पूछा जाएगा। तो यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बिहार में कम संलग्न है, 24% बिहार में है और राष्ट्रीय औसत है 44%। ठीक है, तो आप लोग डेटा के साथ साथ ऐसे भी स्टेटमेंट आप लोग समझते चले, यानी कि बिहार में शहरी महिलाएं जो हैं राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम श्रम शक्ति में संलग्न हैं। यहां पर पूछा जा सकता है कि शहरी बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कम लोग श्रम शक्ति से संलग्न है, तो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वहां पर पूछा जाएगा। कोई वैसा यूनिक चीज नहीं पूछा जाएगा, जो यहां पर डिस्कस किया जा रहा है उन्हीं में से स्टेटमेंट वहां पर पूछ लिया जाएगा, बशर्ते जो भी चीज यहां पर डिस्कस किया गया है उसे आप लोग अच्छे तरीके से समझें और एनालिसिस करें। सिर्फ डेटा को लिखकर आप लोग याद ना कर लें, बल्कि डेटा को समझने की कोशिश करें कि राष्ट्रीय औसत से यहाँ पे अधिक है या कम है, ग्रामीण बिहार में अधिक है या शहरी बिहार में अधिक है, पुरुष की तुलना में शहरी में अधिक देखने को मिल रही है या ग्रामीण में अधिक। तो ऐसे अगर आप कंपैरेटिव करके स्टडी करेंगे तो दीर्घ काल तक आपको याद भी रहेगा और किसी भी तरह के सवाल आएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, अब आइए श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अभी हमने ऊपर श्रम शक्ति संलग्न हमने देख लिया, अब श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखें। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक जनसंख्या अनुपात भारत की तुलना में कम है। भारत में है 62.5%, बिहार में है 49.2%। शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिहार में 41.2 है और भारत में 52 है। समग्र अगर पूरा ग्रामीण और शहरी को मिलाकर देखें तो बिहार में 48.7 और भारत में 59.5, यानी कि चाहे वह ग्रामीण हो, शहरी हो या समग्र हो, बिहार की तुलना में राष्ट्रीय औसत ज़्यादा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझें। अगला है, बिहार में 62.1% पुरुष श्रमिक जो है वह स्वनियोजित हैं, यानी कि जितने पुरुष श्रमिक श्रम शक्ति से जुड़े हुए हैं उसका 62% जो पॉपुलेशन है पुरुष श्रमिकों का वह स्वनियोजित है, जबकि राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय औसत 53.5% है स्वनियोजित पुरुष श्रमिकों का, 53.5% राष्ट्रीय औसत, और अगर बिहार में देखेंगे तो 62.1%। बिहार में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए प्राथमिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता बना हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र क्यों? क्योंकि इसमें कृषि व संबद्ध क्षेत्र आता है और आप सभी जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो व्यवसाय है वह कृषि है। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे या फिर कहीं पर भी देखें तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में ही पुरुष और महिला दोनों ज्यादा संलग्न मिलते हैं। पुरुष श्रमिकों का 41.1% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र एवं महिला श्रमिकों का 76.5% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। अब यहाँ पर समझिए इस बात को कि पुरुष की तुलना में महिला श्रमिकों का अधिक प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में क्यों देखने को मिल रहा है? वह इसीलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारे पुरुष जो है वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए आते हैं कृषि संबंधी कार्य के लिए और करने के बाद तुरंत वे बाहर चले जाते हैं, वो अपने कमाने खाने के लिए। महिलाएं सब दिन ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर उनको काम करना है और वे कृषि क्षेत्र से लगातार जुड़ी हुई होती है। यही कारण है कि पुरुष श्रमिक अन्य क्षेत्रों से प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा अवश्य हैं, लेकिन पुरुष की तुलना में महिलाएं श्रमिक जो हैं वह कृषि क्षेत्र में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में 41.1% है और महिला श्रमिकों का प्रतिशत जो है 76.5% है। सर्वाधिक पासपोर्ट आवेदन करने वाले जिले पहले नंबर पे है सिवान, दूसरे नंबर पे गोपालगंज और तीसरे नंबर पे है पटना, यानी कि सबसे ज़्यादा सिवान में पासपोर्ट आवेदन किया जाता है। नेशनल हाईवे, बिहार में नेशनल हाईवे है 5,937 किलोमीटर। दक्षिणी बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में नेशनल हाईवे ज़्यादा देखने को मिलती है। उत्तर बिहार के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे नेशनल हाईवे देखने को मिलते हैं, पहले नंबर पे मधुबनी, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पे सारण। अगर दक्षिणी बिहार में देखा जाए तो दक्षिणी
बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में है नेशनल हाईवे, दूसरे नंबर पे जमुई में है नेशनल हाईवे और तीसरे नंबर पे रोहतास में है। इसे हमने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कुल बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे नेशनल हाईवे है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने पटना में 506 किलोमीटर। ओवरऑल पटना नंबर 1 पे आएगा और पटना के बाद देखिए मधुबनी 322 किलोमीटर है। ओवरऑल बिहार में दूसरे नंबर पे मधुबनी आएगा। उत्तर बिहार में पहले नंबर पे मधुबनी, लेकिन ओवरऑल बिहार में पहले नंबर पे पटना और दूसरे नंबर पे मधुबनी। तो ब्रैकेट में यहाँ पे जो दिया गया है किलोमीटर, उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेशनल हाईवे 5,937 किलोमीटर, स्टेट हाईवे सब 3,637 यानी कि 3637, और वहाँ पे था 5,977 है, 37 नहीं है, 5,977 किलोमीटर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 3,637 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा गया में और उसके बाद दरभंगा में। डिस्ट्रिक्ट हाईवे 16,181 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा पटना और उसके बाद गया में। ये डेटा आप लोग देखिए। पथ घनत्व के मामले में बिहार देश में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो पथ घनत्व के मामले में बिहार देश में तीसरे नंबर पे है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यह हो गया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे। एनर्जी का चैप्टर, एनर्जी खपत अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति जो है 329 किलोवाट आवर, इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 329 किलोवाट आवर। 2011-12 में यहाँ पे लिखा हुआ है 2011-12 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो थी, बिजली खपत 334 किलोवाट आवर थी। यह 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया है, 329 किलोवाट आवर। यानी कि एक दशक में 2011-12 से अगर 22-23 का कंपेरिजन किया जाए तो 145.5% ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2022-23 में 329 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है। 2011-12 में 134 किलोवाट आवर था, जिससे 145.5% ज्यादा 2022-23 में है 329 किलोवाट आवर। 2021-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी कि कुल बिजली उत्पादन का 31% नवीकरणीय सोर्स से और 69% ताप बिजली से, यानी कि कोयला वगैरह से, ठीक है। तो 31% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिहार में और 69% ताप विद्युत ऊर्जा से। यह इंटरेस्टिंग है। 2025-26 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितना होता है, तो 31%, और 2025-26 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, 35%। 2023-24 में बिजली की मांग 7,576 मेगावाट, 23-24 में बिजली की मांग रही है 7,576 मेगावाट, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाले जिले, पहले नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे गया, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। और न्यूनतम ऊर्जा खपत वाले जिले शेखपुरा, अरवल और शिवहर। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक ऊर्जा खपत पटना, गया, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम ऊर्जा खपत शेखपुरा, अरवल और शिवहर। बिहार में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या का लगभग 69% ग्रामीण क्षेत्रों में, 26% अर्ध शहरी क्षेत्रों में और 5% शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, कुल बैंक की संख्या हमने नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बिहार में है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसका लगभग 69% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में है, 26% इकाइयाँ जो है वह अर्ध शहरी क्षेत्रों में है और 5% इकाइयाँ जो है वह शहरी क्षेत्रों में है। अब आइए हेल्थ रिलेटेड, मानव विकास से संबंधित। तो बिहार में प्रजनन दर है 3, ठीक है। ग्रामीण बिहार में 3.1 और शहरी क्षेत्रों में 2.3। बिहार के कार्यशील आयु समूह 2036 तक बढ़कर 61.4% रहने का अनुमान है। यानी कि 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार में कार्यशील आयु समूह जो है वह 15 से 64 वर्ष तक मानी जाती है, 59।
60 वर्ष मानिए ना, 15 से 60 वर्ष के बीच का जो आयु समूह है वह कार्यशील समूह माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 53.5% आबादी कार्यशील आबादी थी। 2036 तक यह 61.4% बढ़कर होने की संभावना है। वहीं भारत के संदर्भ में देखें तो 2011 की जनगणना में 60.7% पॉपुलेशन कार्यशील आबादी थी, वह 2036 तक 64.9% यानी कि लगभग 65% होने का अनुमान है। बुजुर्ग आबादी 2036 तक बिहार के संदर्भ में, बिहार में 2036 तक बुजुर्ग आबादी कुल आबादी का 11% होगा और भारत के संदर्भ में देखें तो कुल आबादी का 15% जो आबादी है वह बुजुर्ग आबादी होगी। ठीक है, बिहार में वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर 27 है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। राष्ट्रीय औसत है 28 और बिहार में शिशु मृत्यु दर है 27, यानी कि राष्ट्रीय औसत से कम हो गया। ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर पर देखेंगे तो ड्रॉप आउट रेट या शून्य है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट शून्य का मतलब क्या हो गया कि जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है वहां पर ड्रॉप आउट जो रेट है वह शून्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 2.77% दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और बालिका साइकिल योजना, इसके कारण नामांकन दर में देखेंगे तो बिहार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बालक साइकिल योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई थी और बालिका साइकिल योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। इन दोनों स्कीम के तहत 3,000 रुपये दी जाती है छात्र और छात्राओं को। बालक साइकिल योजना के तहत लड़कों को और बालिका साइकिल योजना के तहत लड़कियों को 3,000 रुपये साइकिल खरीदने के लिए, ताकि वे साइकिल से वे विद्यालय आ सके और अपना शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और बालिका साइकिल योजना। अब आइए कुछ अनुमानित आंकड़े हम लोग पॉपुलेशन का देखते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 0 से 18 वर्ष की कुल आबादी का 33% आबादी जो है वह 18% से कम उम्र वालों का है और 11 इनमें से 11% 6 वर्ष से कम उम्र वालों का है। अगर बिहार में देखें तो 18% से कम आबादी वाले 42% पॉपुलेशन है और 6% से कम 16%। ठीक है, हालांकि ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में भले दिया गया है लेकिन यह पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग यह भी है कुल निवेश के दृष्टिकोण से अगर बिहार में देखा जाए तो कुल निवेश का 39.7% यानी कि कुल निवेश का 40% जो है सिर्फ और सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में बिहार में किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपये बिहार में निवेश की जाती है तो 40 रुपये जो निवेश है वह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में, यानी कि कुल निवेश का 40%, जो कि सबसे ज़्यादा है। चतुर्थ कृषि रोडमैप 23-28 के तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। तो चतुर्थ कृषि रोडमैप 23-28 के लिए आगामी 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयाँ स्थापना की जाएगी बिहार में। इसके लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डिस्कस किया है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और जितने महत्वपूर्ण सेक्शन इकोनॉमिक सर्वे में बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए एक समरी नोट्स के रूप में हमने उसका आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट और इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट, उन सभी को हमने डिस्कस कर दिया है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला जो सेक्शन है पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। बिहार का बजट इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया के संदर्भ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बजट इकोनॉमिक सर्वे का, वहां पे सभी का वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में भर्ती बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।